Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे टीम प्रोसेसेस पे, टीम इंटरवेंशंस पर। जैसा कि हम पिछले व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं कि संगठनात्मक विकास क्या है और कौन कौन से अलग अलग इंटरवेंशन, संगठनात्मक विकास के इंटरवेंशंस होते हैं जो कि हम विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सत्र में हम जिस पर फोकस रखेंगे वह यह है कि अगर आपकी टीम, आपका समूह प्रभावशील नहीं है, दक्ष नहीं है, तो कैसे हम उसको प्रभावशील बना पाएं, इफेक्टिव बना पाएं, कैसे हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा पाएं। तो इसके लिए जो भी टीम इंटरवेंशंस की हम बात करेंगे वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इस सत्र में आप टीम इंटरवेंशंस के Gestalt दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रोल एनालिसिस टेक्निक क्या होती है, किस प्रकार से भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है, जो कर्मचारी अलग अलग रोल्स में होता है वह कैसे समझ सकता है कि उसका या उसकी भूमिका आखिर है क्या इस संगठन में। साथ ही साथ हम रोल नेगोशिएशन टेक्निक का भी वर्णन करेंगे जो हमें मदद करती है समूहों को और प्रगतिशील और प्रभावशील बनने में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि विजनिंग टेक्निक के द्वारा हम कैसे अपने टीम के, अपने समूह के, अपने संगठन के मिशन, उद्देश्य बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इन इंटरवेंशंस को पढ़ने से पहले यह समझते हैं कि समूह और टीम में क्या संबंध है या क्या अंतर है। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि समूह और टीम दोनों ही किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। हम टीम को समूह भी कह देते हैं और समूह को टीम भी। लेकिन अगर एक प्रबंधन के छात्र हैं आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कुछ अंतर होते हैं। यहाँ पर जब हम समूह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वर्क ग्रुप की बात कर रहे हैं, और वर्क ग्रुप और टीम में कुछ बहुत ही बारीक अंतर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, वर्क ग्रुप में आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है, आप इंडिविजुअल अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं उसके लिए। लेकिन जब हम टीम में कार्यरत होते हैं तो उस पूरी टीम के लोगों की जिम्मेदारी हर एक इंसान के ऊपर होती है, तो आपकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है उसमें। इसके अलावा अगर हम वर्क ग्रुप की बात करें तो वर्क ग्रुप में या कार्य समूह में आप स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, आप इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, आप अन्योन्याश्रित नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। लेकिन टीम में आप देखेंगे कि हर एक इंसान जो उस टीम का मेंबर है, उस टीम का सदस्य है, वो अन्योन्याश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है जब हम टीम की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम कार्य समूह की बात करें तो कार्य समूह में अगर आप हैं, आप कार्य समूह का हिस्सा है, वर्क ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उस ग्रुप का, उस समूह का हिस्सा होते हुए भी आपके कुछ अपने लक्ष्य होंगे, स्पेसिफिक गोल्स होंगे।
लेकिन वहीं पर जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम में जब आप कार्य करते हैं तो उस टीम के हर एक सदस्य के लक्ष्य समान होते हैं, उद्देश्य समान होते हैं। साथ ही साथ जब हम कार्य समूह की बात करते हैं तो कार्य समूह में जो आपकी बातचीत या इंटरैक्शन रहता है और लोगों से, वह बहुत ही अल्पकालिक होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म होता है। वहीं पर अगर हम टीम की बात करें तो निरंतर यानी कंटिन्यूअस इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती है आपस में टीम मेंबर्स के लिए। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो हर संगठन में आप देखेंगे कि आपके वर्क ग्रुप्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ टीम्स भी बनाई जाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनती हैं और हर एक सदस्य उस टीम का उस लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, जब आप संगठन ज्वाइन करेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत सारी जगहों पर ग्रुप यानी कि समूह और टीम को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि आप प्रबंधन के छात्र हैं इसलिए आपको उसके अंतर के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते और समझते हैं कि एक प्रभावी टीम, जैसा कि हम पिछले कुछ सत्रों में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, जैसे कि वॉरेन बेनेस है, रॉबर्ट टेनेनबॉर्न है, इन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि अगर हम संगठनात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल नहीं होकर काम करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे टीम्स का निर्माण करना चाहिए। तो जब हम एक प्रभावशील टीम या प्रभावी टीम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपको अपनी टीम को दक्ष बनाना है, सक्षम बनाना है, प्रभावपूर्ण बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, तो आपकी टीम का पर्पस यानी कि उद्देश्य परिभाषित होगा, स्पष्ट होगा, हर एक सदस्य को उस उद्देश्य के बारे में पता होगा। सिर्फ यही नहीं, टीम्स में कुछ अनौपचारिकताएं भी होती हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं। साथ ही साथ हर एक सदस्य को उसमें खुलकर भाग लेना चाहिए। अगर किसी टीम के कुछ ही सदस्य निर्णय लेने में, कार्य करने में भाग ले रहे हैं तो वह एक प्रभावपूर्ण टीम नहीं है। इसके साथ अगर हम टीम की बात करें तो हर टीम मेंबर को एक दूसरे की बात सुननी और समझनी चाहिए। बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हम एक टीम का सदस्य तो होते हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी बात रखने और अपनी ही बात मनवाने के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी हम कोई निर्णय लें टीम में तो हमेशा याद रखिए एक कंसेंसस डिसीजन मेकिंग यानी कि सर्वसम्मति वाला निर्णय होना चाहिए, जिसमें सब लोग मिलजुल कर निर्णय लें। किसी एक इंसान या एक व्यक्ति विशेष की वजह से वो निर्णय ना लिया जाए। इसी के साथ साथ बहुत आवश्यक है कि एक टीम में जब हम मिलजुल के कार्य करते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा याद रखिए कि हर एक सदस्य की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उस टीम का मेंबर होते हुए उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एक शेयर्ड लीडरशिप के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट हर सदस्य को करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम प्रभावशील टीमों की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि आपस में सदस्यों के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रभावपूर्ण टीम तब बनती है जब उसकी अच्छी नेटवर्किंग है, उसकी बाहर वाले लोगों के साथ भी अच्छे लिंक्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को, इन सब लक्षणों को ध्यान में रखें तो आप भी अपने लिए एक अच्छी टीम, एक प्रभावपूर्ण टीम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टीम इंटरवेंशंस हैं क्या। हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे टीम में अच्छे से कार्य नहीं हो पा रहा है, प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा। प्रदर्शन के साथ साथ बहुत सारे क्लैशेस हैं, सदस्यों के बीच में मतभेद हैं, चाहे वो भावनात्मक तौर पर हो या व्यवहारिक तौर पर हो। तो टीम इंटरवेंशंस हमको मदद करता है कि हम कौन कौन से तरीकों से अपनी टीम को आगे लेके जा सके, उसे दक्ष बना सके। तो
चीज सामने आई, एक स्टडी करी गई एक रिसर्च में जो कि 569 प्रबंधकों के ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर किया गया था। उससे पता चला कि प्रबंधकों का ये मानना है कि वह टीम का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन बहुत बार वह उस टीम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। और जब ये सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि 56% से अधिक टीमों में अपने प्रयास या इनपुट को सीमित कर दिया इन प्रबंधकों ने। अब उसके पीछे के कारण जाने गए तो कारणों में यह सामने आया कि बहुत बार प्रबंधकों को, यानी कि अगर हम स्पेसिफिक बात करें, स्पष्ट रूप से बात करें, तो 73% ऑफ द टाइम प्रबंधकों को यह लगा कि उस टीम में उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, उनसे और विशिष्ट और एक्सपर्ट लोग उसमें मौजूद थे, तो इसलिए उनके विचारों को महत्व ही नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने उसमें भाग भी नहीं लिया। साथ ही साथ एक और कारण देखा गया कि लोगों को 62% टाइम लोगों को लगा कि मेरे पास उस टीम में जिन मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा था उससे मिलती हुई कोई जानकारी थी ही नहीं। मुझे ऐसी टीम में डाला गया था जिसमें मेरा एक्सपर्टीज था ही नहीं। इसके अलावा कुछ और कारण सामने आए कि लोग क्यों टीम में रहकर परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो 61% टाइम ये पता चला कि लोग तैयार ही नहीं होते हैं जब वह टीम का हिस्सा बनते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आत्मविश्वास ही नहीं होता कि वह अपनी बात और लोगों के सामने रख पाए। साथ ही साथ कई बार तो लोगों को यह भी लगा कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। 52% टाइम लोगों को यह लगा कि हम टीम में क्यों बोलकर, या टीम में जो डिस्कशन हो रहा है, जो जिन बातों पे इंटरैक्शन हो रहा है वो मीनिंगलेस है, तो मैं बोलकर अपना समय क्यों बर्बाद करूं। और एक और फैक्टर सामने आया, ग्रुप थिंक। यह किसी भी संगठन के लिए बहुत ही बड़ी बीमारी है। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि हम टीम की बात तो करते हैं, और टीम की बात हम क्यों करते हैं, हम क्यों टीम बनाना चाहते हैं। हम टीम बनाना चाहते हैं जिससे कि अलग अलग विचारों का आदान प्रदान हो, यही हमारा उद्देश्य होता है एक टीम बनाने का। लेकिन जब हम ग्रुप थिंक से ग्रसित होते हैं तो उस टीम में सिर्फ एक ही व्यक्ति या दो ही व्यक्ति कुछ निर्णय लेते हैं, और उन्हीं के आधार पर बाकी सदस्य उसी धारणा से आगे बढ़ जाते हैं, और वह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते ही नहीं है। तो यह होता है ग्रुप थिंक, कि किसी भी एक प्रभावशील व्यक्ति या सदस्य ने कुछ बात कही और बाकियों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या वह सही है या वह गलत है। बस उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी उसकी, तो उसे हम ग्रुप थिंक कहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी परेशानी है किसी भी अच्छी टीम के अच्छे तरीके से कार्य करने में। तो ये बहुत सारे रीजंस उस सर्वेक्षण के द्वारा सामने आए कि क्यों लोग टीम में कार्य नहीं करते, और जबकि हमारी इतनी अच्छी अच्छी टीम्स बनी होती हैं और वो फिर भी विफल हो जाती हैं। तो ये तो कुछ कारण थे। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम इंटरवेंशंस पे, कि जो भी प्रॉब्लम्स या परेशानियां आप महसूस करते हैं कि आपकी टीम इफेक्टिवनेस में, प्रभावशीलता में आ रही हैं, तो कैसे आप अपनी टीम्स को प्रभावशील बना सकें, कैसे उन्हें और दक्ष कर सकें। तो उसके लिए पहली अप्रोच जिस पर हम बात करेंगे वह है जीस्टाल्ट अप्रोच, या जीस्टाल्ट का टीम निर्माण दृष्टिकोण। जब हम जीस्टाल्ट दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हाँ, ये कहने को तो टीम इंटरवेंशन है, लेकिन आप इसकी प्रक्रिया में देखेंगे कि ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इंडिविजुअल पर, व्यक्तिगत स्तर पर। क्योंकि इस अप्रोच, इस दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता है कि जब हम अपनी टीम के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर उनकी धारणा को, उनकी सोच को बदल पाएंगे और खुला कर पाएंगे, अच्छा संचार उनके में ला पाएंगे, उनका व्यवहार अच्छा कर पाएंगे, तब हमारी टीम अच्छी बन सकती है। तो इसीलिए जीस्टाल्ट अप्रोच
टीम इंटरवेंशन होते हुए भी अपना ध्यान केंद्रित करता है व्यक्तिगत स्तर पर। हाँ, जब हम इसमें व्यक्तिगत स्तर पर लोगों का विश्लेषण करते हैं तो यह बातें हमारे सामने आई कि हर व्यक्ति में कुछ सकारात्मक चीजें होती हैं और कुछ नकारात्मक। तो हम जब भी एक टीम बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग लोग होंगे, तो हर इंसान में, हर सदस्य में उस टीम के कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी, और यह हमें हर व्यक्ति को, हर सदस्य को उस टीम के समझना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लीजिए, आप एक टीम के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और आपको लग रहा है कि जो दूसरे सदस्य हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो यह देखिए कि उनमें कुछ तो अच्छाई भी होगी, तभी वे आपकी टीम का पार्ट बने हैं। साथ ही साथ जब हम ये सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस इंसान को आप अपने टीम में या अपने संगठन में ले रहे हैं वह एक होल पर्सन है, संपूर्ण जीव है। उसमें अच्छी और खराब चीजें दोनों होंगी। अब यह आपको समझना है कि किस प्रकार से आप उसकी अच्छी और खराब विशेषताओं दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं और काम में लेकर आते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके स्कूल टाइम में क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था, तो कुछ अध्यापक उन लोगों को मॉनिटर बनाते थे जो क्लास के सबसे शरारती बच्चे होते थे। क्यों? अब शरारती हैं तो आपको लग रहा है कि वह नकारात्मक हैं, लेकिन नहीं, शायद उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अध्यापक एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते थे। तो जब हम जीस्टाल्ट दृष्टिकोण की बात करते हैं तो जीस्टाल्ट दृष्टिकोण या जीस्टाल्ट ओडी एजेंट जो होता है वह व्यक्तियों को इस बात से अवगत कराता है कि वे दूसरों से क्या चाहते हैं। उनको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए जब वह टीम का पार्ट है, क्योंकि जब उनको इस चीज की क्लैरिटी होगी तो वह कार्य पे फोकस करेंगे, ना कि किसी दूसरे सदस्य के व्यवहार पर। हम बहुत बार यह गलती कर देते हैं, जब हम टीम का पार्ट होते हैं हम लोगों के व्यवहारों पे बात करने लगते हैं, लेकिन अगर वह व्यवहार कहीं भी आपके कार्य से मिलता हुआ नहीं है तो आपको उसको अलग रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पर्सनल बिहेवियर्स और वर्क बिहेवियर दोनों को साथ में ले आते हैं और इसी वजह से टीम्स में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ मुख्य फोकस इसमें यह भी रहता है कि व्यक्ति की मुख्य क्षमता क्या है उसको वह पहचाने कि वह अपने आप में कितना सक्षम है, किन चीजों में अच्छा है, किन चीजों में दक्ष है, और साथ ही साथ मदद करे दूसरों की भी इसी चीज के लिए समझने में। तो कार्य व्यवहारों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब जब हम रॉबर्ट हर्मन की जीस्टाल्ट थेरेपी की बात करते हैं तो जीस्टाल्ट थेरेपी में उन्होंने कुछ चीजें बताई कि हमें जागरूक होना चाहिए अपने व्यवहार के प्रति पहले तो, तभी मैं बार बार कह रही हूं कि यह है टीम इंटरवेंशन, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर इस पर विश्लेषण करते हैं कि आप जागरूक बनिए कि आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप दूसरे टीम मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के साथ वर्क इंटीग्रेशन कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप में क्या दूसरे लोगों के सदस्यों की व्यवहारों को समझने की मैच्योरिटी है, क्या आप में इतना समझ है कि आप वर्क बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर्स को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं, और आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कार्य व्यवहारों पर ही है लोगों के। सिर्फ यही नहीं, हम इसमें ऑथेंटिसिटी के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। क्या आप व्यक्तिगत स्तर पर अपने विचारों को रेगुलेट कर पा रहे हैं, स्वनियमन कर पा रहे हैं अपने विचारों का। अगर जब हम इस थेरेपी की बात करते हैं तो इसमें इन्हीं सब केंद्रों पर फोकस किया जाता है। इसके साथ ही साथ जीस्टाल्ट द्वारा दिए गए संगठनों को समझने के भी कुछ सिद्धांत दिए गए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जितने भी गोल आकार के हमारे
हैं हमने उसको एक समूह में कर दिया है उन चित्रों को, और जितने भी चौकोर आकार के हैं उनको एक समूह में। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हमने ये समूह बनाए थे, नहीं, लेकिन हमने समानता के सिद्धांत के अनुसार हमने जो दिखने में एक सी चीज़ें लग रही हैं उनको एक साथ समूह में कर दिया। तो लोगों की सोच भी इसी प्रकार से हो जाती है। साथ ही साथ हम जीस्टाल्ट का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है प्रेग्नेंस का सिद्धांत, यानी कि सरलता और संक्षिप्तता। अब आप इस चित्र को देखिए। चित्र को देखते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया कि यह एक ओलंपिक का सिंबल है। ऐसा आपने क्यों सोचा? अब आप ध्यान से इसको देखिए, क्या वाकई में यह ओलंपिक का सिग्नल है? तो नहीं, उसमें रिंग्स का कलर अलग होता है, तब हम उसे ओलंपिक सिंबल मानते हैं। लेकिन हम व्यक्ति की यह सोच होती है कि हम बड़े ही सरल तरीकों से जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, बिना किसी डिटेल्स में जाए हम उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फिल्टर करते हैं जो कि हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, अनुभव हो चुके होते हैं। इस तरीके का चित्र आपने ओलंपिक के सिंबल में देखा है, लेकिन यह ओलंपिक का सिंबल नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग व्यक्तियों के व्यवहार के लिए भी अलग अलग धारणाएं इसी बेसिस पर बना लेते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो एक और सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अब आप इस फिगर को देखिए और बताइए कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया। शायद आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यह एक ट्रायंगल है, लेकिन क्या ये एक ट्रायंगल है? क्या आपको बचपन में आपके ज्योमेट्री में यही एक ट्रायंगल इस तरीके से सिखाया गया है, या ट्रायंगल आपको इस तरीके से सिखाया गया है? लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर होता है उसके अनुसार आप अपने आप ही कुछ गैप्स होते हैं उनको भर देते हैं और फिर अपने आप ही एक सामने वाले के व्यवहार को मापने लग जाते हैं या उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो जीस्टाल्ट दृष्टिकोण के अनुसार सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या आप प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस के हिसाब से अपने व्यवहार या दूसरों के लिए अवधारणा धारण करते हैं। अगर हाँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके सोच में प्रॉब्लम लेकर आता है, जिसकी वजह से आपका व्यवहार अपने और सदस्यों के प्रति अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से अंत में जो आपकी टीम होती है वह प्रभावपूर्ण नहीं बन पाती है, वह इफेक्टिव नहीं हो पाती है, और आपके बहुत कार्य करने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक दूसरा टीम इंटरवेंशन जिसका नाम है रोल एनालिसिस टेक्निक, यानी कि भूमिका विश्लेषण टेक्निक। जब हम रोल एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा पाया गया है कि हम किसी समूह, टीम का पार्ट होते हैं, लेकिन जैसे मान के चलिए एक टीम में 4 लोग हैं। आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, साझा उद्देश्य होगा जिसके लिए आपकी टीम कार्यरत होगी, लेकिन उस साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप चारों लोग अलग अलग भूमिका निभा रहे होंगे, अलग अलग रोल्स में होंगे। आप चारों की भूमिका एक ही नहीं हो सकती है, और पाया गया है कि अगर हमें टीम को प्रभावशील बनाना है तो हमें टीम के हर सदस्य को यह समझाना पड़ेगा, यह स्पष्ट बताना पड़ेगा कि उसकी भूमिका आखिर है क्या। क्योंकि जैसे ही उसको अपनी भूमिका का स्पष्टता से ज्ञान होगा, तभी वह अपने सारे रोल्स, सारे कार्यों को अच्छे से कार्यान्वित कर पाएगा।
नहीं तो बहुत बार ऐसा पाया गया है जब लोगों को स्पष्टता नहीं होती अपनी भूमिका के लिए तो वह एक कार्य कर लेते हैं, दो छोड़ देते हैं दूसरों के भरोसे। क्यों? क्योंकि जब आपने टीम बनाई तो आपने ये स्पष्ट ही नहीं किया कि अगर टीम में 4 लोग हैं तो वो 4 लोग कौन कौन सा कार्य करेंगे। तो अंत में आके कभी कभी लोग एक दूसरे पर दोष डालने लगते हैं, एक दूसरे पर कार्यों का भार डालने लगते हैं, जो कि टीम की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ही खराब होता है। तो जब हम रोल एनालिसिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, यानी कि भूमिका विश्लेषण तकनीक की बात करते हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई नई टीम बनती है तो यह टेक्निक उनके लिए यूज़ की जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई पुरानी टीम भी है और उसको कोई नया कार्य मिला है, या फिर आप देख रहे हैं कि उस पुरानी टीम में कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस टीम के सदस्यों को अपनी भूमिका अच्छे से नहीं पता, तो आप वर्तमान टीमें या जो स्थापित टीमें हैं उनमें भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उनको स्पष्ट हो जाए, हर सदस्य को स्पष्ट हो जाए कि उनका कार्य आखिर है क्या। जब हम इस टेक्निक की बात करते हैं तो दयाल एंड थॉमस, इन्होंने इस तकनीक के बारे में बताया था। इन्होंने इसके अलग अलग चरणों के बारे में बताया और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जिस सदस्य की भूमिका को परिभाषित किया जाता है तो उस भूमिका को कहा जाता है फोकल रोल, या कभी कभी हम उसको जो वो इंसान या सदस्य होता है उसको हम फोकल रोल इनकम्बेंट भी बोलते हैं। और समझ के देखिए, यह तकनीक सिर्फ यह स्पष्ट नहीं करती कि आपकी भूमिका क्या है, यह स्पष्ट करने के साथ साथ ये हर सदस्य की प्रतिबद्धता को बढ़ाती है, कमिटमेंट को बढ़ाती है। क्योंकि आपकी भूमिका, आपके सामने बैठकर आपका फोकल रोल जो तैयार किया गया है, जो रोल प्रोफाइल अभी हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपने खुद ही बनाया है अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर। तो इसलिए आपकी प्रतिबद्धता उस भूमिका को अच्छे से निभाने के लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि क्या क्या चरण आते हैं इसमें, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, किस प्रकार से आप इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए आपने कोई नई टीम बनानी है किसी कार्य के लिए, तो उसमें 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्यों का कार्य अलग अलग है। अगर हम इसको बोलें तो आपने क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब कि उस टीम में अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग कार्यों को संभालने वाले लोगों को मिलाया गया है। जैसे कि अगर मैं क्रॉस फंक्शनल की बात करूं तो आपकी उस टीम में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कर्मचारी है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपने लिया है, एक आपने फिनेंस डिपार्टमेंट से लिया है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लिया है और एक आपने लिया है ऑपरेशन से। तो इस प्रकार से आपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आपको इन सारे विशेषज्ञों की ज़रूरत है, तो आपने अलग अलग फंक्शंस वाले लोगों को, अलग अलग एक्सपर्ट को, विशेषज्ञों को साथ में रखा है। अब जब आप इन सबको साथ में लाए हैं तो आपको हर एक सदस्य के लिए रोल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसका फोकल रोल, उसकी भूमिका का विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जब हम इसके प्रथम चरण की बात करते हैं तो यह शुरू होती है जिस भी सदस्य का फोकल रोल या भूमिका का विश्लेषण हो रहा है वह इस इंटरवेंशन को स्टार्ट करता है। और सेकंड स्टेज में फोकल भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की दूसरों से अपेक्षाओं की व्याख्या की जाती है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सदस्य है, जो उसका एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसको बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी कि उस प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से करने के लिए उसे बाकी सदस्यों के, बाकी टीम के सदस्यों से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ डेटा चाहिए होगा। तो जो भी अपेक्षाएं उसे होती हैं वह उन अपेक्षाओं की एक लिस्ट उनके सामने रखता है
एक सूची बनाता है। जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, अब उस नए प्रोजेक्ट में आपको एक और अपने 5 लोगों के अलावा आपको एक 10 लोग रिक्रूट करने हैं। तो आप बाकी अलग अलग टीम मेंबर्स यानी कि मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, फिनेंस, आप इन लोगों से डेटा चाहेंगे कि किस प्रकार के लोग इनको चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या क्या अनुभव वाले लोग चाहिए, कौन सी शिक्षा वाले लोग चाहिए। तो यह अपेक्षा अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विशेषज्ञ उस टीम का सदस्य बाकियों से रखता है तो यह सही है, क्योंकि वह जब रिक्रूटमेंट करेगा तो उसको इस डेटा की ज़रूरत है, वह जब एडवर्टीजमेंट निकालेगा तो उसको इस डेटा की ज़रूरत है। तो इस चरण में जिसकी भी भूमिका का विश्लेषण हो रहा है, जिस सदस्य की भी भूमिका का विश्लेषण हो रहा है, वह सबसे पहले उसे बाकी सदस्यों से, टीम के सदस्यों से जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको लिखेगा और उन्हें बताएगा। फिर तीसरे चरण में बाकी लोगों को भी, बाकी टीम के सदस्यों को भी उस सदस्य से जिसकी भूमिका का विश्लेषण हो रहा है, यानी कि फोकल रोल इनकम्बेंट, उससे कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उन्हें उससे कुछ डेटा चाहिए होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ तरीके के व्यवहारों की अपेक्षा वह रखते होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम कार्य व्यवहार की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल बिहेवियर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। तो तीसरे चरण में यह सूची बनेगी जो बाकी सदस्य बनाते हैं उस सदस्य के लिए जिसकी भूमिका का विश्लेषण किया जा रहा है। फिर चौथे चरण में आपस में वार्तालाप करके जिसकी भूमिका का विश्लेषण हो रहा था, यानी कि फोकल रोल इनकम्बेंट, और बाकी टीम के सदस्य आपस में वार्तालाप कर एक कॉमन कंसेंसस पर आते हैं जिससे बनता है रोल प्रोफाइल। अब जो एचआर का जो विशेषज्ञ था उस टीम में, उसका रोल प्रोफाइल बन चुका है। उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि वह बाकी लोगों से कौन कौन सी अपेक्षाएं रखता है। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब अपेक्षाओं की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि सारी अपेक्षाएं मानी जाएंगी। तभी मैंने बोला कंसेंसस बेसिस पर डिसीजन होता है, निर्णय लिया जाता है, वार्तालाप करके डिसीजन लिया जाता है। सूची बना देने से, दूसरी और तीसरे चरण में सिर्फ सूची बना देने से कार्य नहीं चलता। चौथे चरण में आप वार्तालाप कर किन किन चीज़ों पर सहमति हुई है, किन किन अपेक्षाओं पर सहमति हुई है, साथ में बैठकर आप उस पर निर्णय लेते हैं और उस इंसान की भूमिका का विश्लेषण यानी कि रोल प्रोफाइल बनाते हैं। और इसी प्रकार से अब आप बाकी टीम के सदस्यों की रोल प्रोफाइल बनाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा समय तो लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन जब एक बार ये रोल प्रोफाइल बन जाती है तो इसका रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित रूप से हम ये हर फोकल रोल इनकम्बेंट को देते हैं, जिससे कि उसके पास ये हो कि वह अब किन किन चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, उसको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी इनकॉन्ग्रुएंसी ना हो उसके कार्य में, कोई भी असंगति ना हो उसके कार्य में, क्योंकि अब वह अपना रोल अच्छे से समझ चुका है। तो यह थी रोल एनालिसिस टेक्निक। मैं फिर से कहूंगी इसमें समय जाता है, लेकिन एक बार जब आपने मिलजुल कर बैठकर अच्छे से अपने रोल को, अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से लिख लिया, समझ लिया, तो आप की टीम में आप देखेंगे कि आपकी टीम में मतभेद होना कम हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप ये रोल प्रोफाइल बनाते हैं तो यह लिखित रूप में बनाएं और सबके पास एक एक कॉपी हो, और समय आने पर अगर कोई फॉलोअप मीटिंग की ज़रूरत है तो वह आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोल नेगोशिएशन टेक्निक की। रोल नेगोशिएशन टेक्निक रॉजर हैरिसन द्वारा दी गई, और जब टीम की अप्रभाविता का कारण लोगों के व्यवहार
पर आधारित होता है जिसे वे बदलना नहीं चाहते। और वह इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके हाथ से सत्ता, उनके हाथ से पावर चली जाएगी अगर वह उन व्यवहारों को बदलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वह व्यवहार टीम की प्रभावशीलता या आप कहिए टीम को अप्रभावित करते हैं। तो जब हम रोल नेगोशिएशन की बात करते हैं तो इसमें, इस तकनीक में टीम के सदस्य आपस में मिलजुल कर बैठकर उन व्यवहारों पे बात करते हैं जो कि टीम को बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव बनाती है। तो जब हम, जैसा कि आपने कभी कभी अपने भी सामने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में देखा होगा, जब आप किसी टीम का पार्ट हुए तो उस टीम में कुछ सदस्य ऐसे थे कि उनके व्यवहार बिल्कुल भी टीम के अनुरूप नहीं थे या टीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं थे, लेकिन वह फिर भी अपने व्यवहारों को नहीं बदलते हैं। तो इसमें आप लोग साथ में बैठकर उन व्यवहारों पे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम अपने सदस्यों से उन व्यवहारों के बारे में ना बात कर और लोगों से उन व्यवहारों के बारे में बात करते हैं, जिससे टीम इनइफेक्टिवनेस और बढ़ती जाती है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जैसे मैं फिर से कह रही हूं कि जिन व्यवहारों की बात या जिन व्यवहारों को बदलने की बात हम इस तकनीक के थ्रू कर रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य से संबंधित होने चाहिए। कम से कम इस तकनीक को करने के लिए भी आपको 1 दिन लग जाता है। टीम में 4-5 सदस्य तो होते ही हैं। हाँ, बहुत बड़ी टीम के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं है कि अगर एक टीम में 15-20 लोग हों तो उस सिचुएशन में यह इंटरवेंशन इतना कारगर नहीं होता। तो अगर इसके आगे हम स्टेजेस पर बढ़ें तो पहला कदम इसमें होता है अनुबंध सेटिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग। इसमें ओडी एजेंट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह हर कार्य व्यवहार को देखते हैं और समझते हैं, लोगों को समझाते हैं, नियम सेट करते हैं, एक क्लाइमेट, एक माहौल बनाते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने व्यवहारों को बदलेंगे। एक चीज होती है क्विड प्रो क्यो। ओडी एजेंट इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं कि अगर टीम में एक सदस्य अपना व्यवहार बदल रहा है तो वह दूसरों से भी अपेक्षा कर सकता है। ऐसा ना हो कि टीम के 2 या 3 लोगों के ही व्यवहारों को बदलने की बात की जाए और बाकी लोग जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं, सत्ता में हैं, उनके व्यवहारों की बात ना हो। तो क्विड प्रो क्यों होना चाहिए कि अगर आप एक सदस्य जो कि बदलाव ला रहे हैं तो आपकी अपेक्षा होती है, आप दूसरे से भी चाहते हैं कि वह भी कुछ बदलाव लाए जो कि टीम के लिए अच्छा हो। दूसरे में अब क्या किया जाएगा इसमें, जैसे टीम में 4 लोग हैं तो हर इंसान एक इशू डायग्नोसिस फॉर्म भरता है बाकी 4 सदस्यों के लिए अलग अलग, जिसमें इशू डायग्नोसिस फॉर्म में वह सदस्य ये लिखता है कि कौन सा बिहेवियर, कौन सा व्यवहार सामने वाले को ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वह टीम के लिए अच्छा है, कौन सा व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए जो टीम के लिए बहुत खराब है, और कौन सा व्यवहार जैसा वो करता है वैसा ही रहे, अपरिवर्तित। तो एक सदस्य बाकी सदस्यों के लिए लिखेगा और इसी तरह सारे सदस्य एक दूसरे के लिए इस तरीके की एक सूची बनाते हैं। और जो ओडी एजेंट होता है उसके लिए कार्य थोड़ा बढ़ता है क्योंकि उसे ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें हम चॉक एंड बोर्ड का यूज़ करते हैं और ओडी एजेंट इस इशू डायग्नोसिस फॉर्म्स को लेकर बोर्ड पे सबके सामने, उन सारे टीम मेंबर्स के सामने लिखता है कि किसने किसके लिए कौन सा व्यवहार कम करने के लिए कहा है, अपरिवर्तित करने के लिए कहा है या ज़्यादा करने के लिए कहा है। और फिर तीसरे चरण में सब साथ में बैठकर, सब सदस्य टीम के साथ में बैठकर उस पर चर्चा करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि क्या वाकई में उनका कोई व्यवहार ऐसा है जो टीम के लिए काफ़ी खराब है, टीम के प्रदर्शन को कम कर रहा है,
और अगर ऐसा बाकी सारे सदस्य मानते हैं तो उस सदस्य को अपना व्यवहार वो हटाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे व्यवहार आपके ऐसे भी होते हैं जो टीम के प्रदर्शन के लिए अच्छे हैं, तो उनको आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो इसकी एक सूची इस इंटरवेंशन के एंड में आपको बना लेनी चाहिए, और ज़्यादातर वह ओडी एजेंट का ही कार्य होता है जो यह सूची बनाता है टीम के हर सदस्य के लिए कंसेंसस डिसीजन होने के बाद, और इसकी हर एक इंसान को एक एक कॉपी, एक एक प्रति देता है, और साथ ही साथ फॉलो अप मीटिंग्स भी लेता रहता है कि ऐसा तो नहीं कि इस इंटरवेंशन पर इतना समय, इतने संसाधन लगाने के बाद जब लोग फिर से अपनी टीम में कार्य करने लगे तो वे फिर से वही पुराने व्यवहारों को दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए फॉलो अप मीटिंग्स होती रहनी चाहिए जिससे आप व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं। यह एक काफ़ी कारागार इंटरवेंशन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा इंटरवेंशन है संगठनों में, लेकिन छोटी टीम्स के लिए ही यह अच्छा माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग की। एक और तकनीक होती है, या ये कहिए कि बहुत बार टीमों में कार्य हम इसलिए नहीं, हमें क्लैरिटी होती है, हमें पता होता है, स्पष्टता होती है कि हमारा रोल क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि किसी ने रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया हमें उसके लिए, तो हम उसको नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग एक ऐसी तकनीक है जो कि रिचर्ड बेकर्ड और रूबिन हैरिस द्वारा दी गई। इसमें यह सुनिश्चित आप कर सकते हैं कि आपकी भूमिका क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर हम इसमें बात करते हैं। अब जब हम इस तकनीक की बात कर रहे हैं तो यह तकनीक टीम को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, टीम की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ज़्यादातर जब हम इंटरवेंशन को लगाते हैं तो आप एक ग्रिड बनाते हैं। उस ग्रिड में आप बाईं तरफ तो ये लिखेंगे कि कौन कौन से कार्य उस टीम को करने हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए, या कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभानी हैं। और उस ग्रिड के शीर्ष पर आप लोगों का नाम लिखेंगे जो आपके टीम के सदस्य हैं, और फिर आप व्यवहारों के वर्ग बनाते हैं। तो व्यवहारों के वर्ग बनाने से पहले, उस ग्रिड को समझने से पहले हम यह समझ लें कि व्यवहारों के कौन कौन से वर्ग होते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो पहला वर्ग तो यह कि उत्तरदायित्व, किसी कार्य के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल आपने बनाया है। अब देखिए, जब हम उद्देश्य को पाने की बात कर रहे हैं, किसी भी टीम का उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को पाने के लिए आप पहले तो अलग अलग कार्य की सूची बनाएं कि किन किन कार्यों से वह उद्देश्य आपका पूरा होगा। अगर हम मान के चले कि आपका उद्देश्य है कि आपको अपने मैनेजमेंट कोर्स, प्रबंधन कोर्स की एक फाइल बनानी है, एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, तो यह आपका उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको अलग अलग कार्य करने होंगे। तो आप उन कार्यों को बांटिए कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कि आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। तो ये अलग अलग कार्य हैं उस रिसर्च रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो ये सब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन कौन सी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके अलावा एक और व्यवहार होता है जो टीम के सदस्य ही निभाते हैं, वो होता है अप्रूवल और वीटो, यानी कि अनुमोदन या वीटो का अधिकार। कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस टीम में रहकर, तो आपने एक या दो सदस्यों को एक ऐसा अधिकार दिया हुआ है जो कहीं ना कहीं अप्रूव करता है हर कार्य को। जैसा कि आपने उस लक्ष्य के लिए अलग अलग कार्यों में विभाजित किया था उस लक्ष्य को, तो वह कार्य अच्छे से हुआ है या खराब हुआ है, तो आपने दो लोगों को या एक इंसान को उस टीम में वीटो पावर दिया या अप्रूवल की पावर दी, अथॉरिटी दी, अधिकार दिया कि वह इस बात का निर्णय करेंगे कि जो कार्य जिस इंसान को दिया गया था
उसने जिस जिम्मेदारी से किया है तो वह कार्य सही हुआ है या नहीं, या उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा तीसरा होता है समर्थन यानी कि सपोर्ट। बहुत सारे कार्यों में जब हम टीम में कार्य करते हैं तो हमें और लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, हमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी और से, तो वो सपोर्टिंग रोल में होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो कार्य करने की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीज़ों में सहयोग कर सकता है। एक बिहेवियर होता है या व्यवहार होता है इन्फॉर्म यानी कि सूचित करें, कि कुछ लोगों को बस आपको बताना है कि आपका ये कार्य हो गया है। और एक पांचवा होता है अव्यवहार, कि आपको कुछ कार्य नहीं करना उस चीज के लिए। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ये जो अलग अलग 5 तरीके के व्यवहार हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, आप जैसे इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं, बाईं तरफ हमने कार्य लिखे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए। तो उस रिसर्च रिपोर्ट को हमने 4 भागों में विभाजित कर लिया कि 4 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 4 अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड एलआर, मतलब कि परिचय एवं साहित्य समीक्षा करनी है। दूसरा, अनुसंधान क्रियाविधि लिखनी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी है। तीसरा, विश्लेषण और व्याख्या करनी है यानी कि इंटरप्रिटेशन। और चौथा, निष्कर्ष लिखना है और प्रेजेंटेशन देनी है अपने अध्यापकों के सामने। अब इस रिसर्च रिपोर्ट को 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट्स मिलकर बना रहे हैं, जो कि उस टीम का पार्ट है। हमने ऐसे ही नाम ले लिए हैं इसमें, रश्मि, प्रज्ञा, विवेक, लकी। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमने रश्मि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वह परिचय और साहित्य समीक्षा करे उस रिसर्च रिपोर्ट की, उस टॉपिक की। तो इस कार्य के लिए रश्मि रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, जैसा आप देख पा रहे हैं, अनुसंधान की क्रियाविधि लिखने के लिए हमने प्रज्ञा को उत्तरदायी माना है, रिस्पॉन्सिबल माना है, उसकी जिम्मेदारी है उसको लिखना। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन यानी कि विश्लेषण और व्याख्या लिखने का कार्य हमने विवेक को दिया है, और लकी को हमने दिया है निष्कर्ष लिखने का कार्य, और साथ ही साथ अध्यापकों के सामने अपनी रिसर्च रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का कार्य। अब तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा गया तो आप रश्मि को बात करेंगे कि क्यों इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, या अगर कंक्लूजन में कुछ दिक्कत आई तो आप लकी से बात करेंगे कि क्यों निष्कर्ष में ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एवी यानी कि अप्रूवल और वीटो की, तो आप देख सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के लिए विवेक को अप्रूवल पावर दी है कि विवेक अप्रूव जब तक नहीं करेगा तब तक रश्मि का कार्य अप्रूव नहीं होगा। विवेक बताएगा कि यह कार्य इसने सही किया है या कुछ अभी इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हमने रश्मि को अप्रूवल पावर दी है, और ऐसे ही आप देख सकते हैं बाकियों को। इसके अलावा अब सपोर्टिंग रोल में, जैसा कि आप देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमने रश्मि के साथ, या रश्मि को हमने बोला है कि आपके साथ लकी सपोर्टिंग रोल में है। अगर आपको कोई सहयोग चाहिए कि कौन सी कंपनी आपको लेनी है, किस तरीके से आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, कौन से रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने हैं, तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं। कार्य आपको ही करना है, परिचय आपको ही लिखना है, साहित्य समीक्षा आपको ही करनी है, लेकिन अगर आपको कुछ सहयोग चाहिए तो सपोर्टिंग रोल में लकी हैं। इसके अलावा जब हम आई यानी कि इन्फॉर्म की बात करते हैं, तो देखिए जब इंट्रोडक्शन लिखा गया तो रश्मि ने लकी को इन्फॉर्म किया कि ये मेरा काम हो गया है। साथ ही साथ जब रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रज्ञा ने लिख ली तो उसने लकी को इन्फॉर्म किया कि ये मेरा काम हो गया है। सब लोग क्यों यहाँ पर हमने लकी को इन्फॉर्म के रोल में डाला है? इसलिए क्योंकि वह इंसान इसमें निष्कर्ष लिख रहा है, फाइनल प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो उसके पास ये सारा डेटा आना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से सारे टीम के सदस्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग कर लेते हैं तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, कौन किस चीज़ के लिए सहायक रोल में है। अब देखिए, अगर रश्मि को परिचय और साहित्य समीक्षा करने की ज़रूरत है और अगर वह प्रज्ञा से मदद मांग रही है तो वह गलत है। प्रज्ञा और चीज़ों में लगी हुई है कार्य करने के लिए।
इसमें उसे लकी से मदद मांगनी चाहिए, ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। तो अगर यह स्पष्ट रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी टीम में लोग बहुत खुश रहते हैं जब उनको इस चीज़ की स्पष्टता होती है कि कौन किस चीज़ का कार्य कर रहा है। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग जब हम लेकर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही इंसान को सारी जिम्मेदारी ना सौंपें, यह गलत हो जाएगा। अगर इसी उदाहरण में हमने सारी जिम्मेदारी रश्मि को ही सौंप दी तो यह गलत है। साथ ही साथ अप्रूवल और वीटो पावर को, अधिकार को आपको ना तो बहुत ज्यादा लोगों को देना चाहिए और ना ही सिर्फ एक के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक के हाथ में होगी तो भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स, परेशानियां इकट्ठी हो जाती हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमने एक जगह पर विवेक को और बाकी जगह पर हमने रश्मि को अप्रूवल पावर दी है। तो दोनों ही बातें मैं इसमें कहूंगी कि ना तो बहुत सारे लोगों को या टीम के सारे सदस्यों को अगर आप अप्रूवल पावर दे रहे हैं तो चीज़ें अप्रूव हो ही नहीं पाएंगी, लोग कॉमन कंसेंसस पर आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर किसी एक के हाथ में है तो भी वह सही नहीं है। तो टीम के साइज के हिसाब से कि कितने सदस्य हैं उसमें, उस हिसाब से आप इस पर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट फंक्शन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोशिश करिए कि टीम के सभी सदस्य सपोर्ट फंक्शन में रहें, सहयोग में रहें। तो यह था रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। आगे बढ़ते और बात करते हैं विजनिंग की। विजनिंग भी एक बहुत ही अच्छी टीम इंटरवेंशन की तकनीक है, जिससे हम अपने टीम के सदस्यों के लिए हम किस प्रकार से आगे आने वाले समय में अपने संगठन को देखना चाहते हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। जब हम विजनिंग की बात करते हैं तो रोनाल्ड लिपिट ने विजनिंग की तकनीक दी थी और इसका उद्देश्य यही था कि समूह के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण का वर्णन करें वो, और अपनी समझ से सामूहिक निर्णय लेते हुए इस चीज पर आए कि वह अपने संगठन को आगे आने वाले 6 महीने से, कुछ लोग इसको 5 साल तक भी प्लानिंग करते हैं, अपने संगठन को कहाँ देखते हैं, अपने संगठन के क्या उद्देश्य बनाते हैं। तो विजनिंग जो रहता है वह आप अपने भविष्य को किस तरीके से देखना चाहते हैं, अपने संगठन के भविष्य को किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसके बारे में होती है। आज के कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज शीर्ष प्रबंधकों को लेकर उनकी टीम बनाकर विजनिंग एक्सरसाइज करती हैं और अलग अलग लोगों के विचारों को सम्मिलित कर साथ में लाकर एक कंसेंसस डिसीजन मेकिंग पर एक अच्छा विजन बनाती हैं। पहले की तरह नहीं कि सिर्फ सीईओ या ओनर जो बिजनेस के हैं उन्होंने ही विजन बना लिया। आजकल टीम साथ में बैठकर विजन बनाती है। जब साथ में बैठकर बनाती है तो उसका फायदा यही रहता है कि सब लोग प्रतिबद्ध होते हैं उस विजन को पाने के लिए। तो छात्रों, मैं समझती हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि किस प्रकार से आप इन टीम इंटरवेंशंस का इस्तेमाल करके अपनी टीम्स को और ज़्यादा प्रभावपूर्ण, और ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा दक्ष बना सकते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को समझा सकते हैं कि वह किन कामों के लिए उस टीम में रहकर जिम्मेदार हैं। रोल एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को उनकी भूमिका समझा सकते हैं। तो जब लोगों के दिमाग में, आपके टीम के सदस्यों के दिमाग में स्पष्टता होगी तो यकीन मानिए कोई भी टीम अच्छे से कार्य करेगी। मैं समझती हूं कि आपको ये टीम इंटरवेंशंस अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।